गाइस तो कैसे आप लोग। मैं रोशन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रो ब्रोकिंग में। बताना चाहूँगा गाइस कि आज हम कोई इसी टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली मैं बताने ये आया हूं कि यूक्रेन का इतिहास क्या था। ठीक है, बेसिकली यूक्रेन कहां से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें क्यों हुई, और आज यूक्रेन को जब इतनी ज़रूरत है हथियारों की, जब लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो यूक्रेन को सब कभी अमेरिका साथ देता है, कभी रसिया कहता है हमारे साथ आ जाओ, और जब नाटो जो है कहता है हमारे साथ आ जाओ। तो यहाँ पर यूक्रेन इतना लाचार क्यों है, ऐसा क्या हुआ था। देखो, यूक्रेन जो था पहले सोवियत संघ, पहले स्टार्टिंग होती है 1945 से, राइट, जब यूएनओ बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए बनाई गई थी दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद, जो 1939 से लेकर के 1945 तक जो युद्ध चला था, उसके में ये बना, इसलिए ये जो युद्ध था वो इसलिए बनाया गया था कि दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया बट तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, जिससे कि जो लोगों के पास इतने हथियार हैं, इससे अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरा विनाश हो जाएगा, पूरा जो वर्ल्ड वॉर है वो होगा, तो वो पूरी जो जितने भी देश हैं वो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इसलिए तो यूएनओ का जो 1945 में 24 अक्टूबर टू 1945 में उसका निर्माण किया गया था, राइट। तो तब दो महाबड़ी शक्तियाँ थी, पहले तो एक अमेरिका जो पूंजीवाद सरकार थी, एंड दूसरा जो था वो सोवियत संघ था, ठीक है, जो कि 1945 में जो बहुत बड़ी दो बड़ी महाशक्ति बन के उभरी थी। परंतु अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो देन 1990 में जब सारी चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे थी, जब 1991 में जब औद्योगिकरण का शुरुआत हुई, उदारीकरण आया, सारी चीज़ें हुई, नीति हुई, तब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ बटा, ख़त्म हुआ सोवियत संघ, तब तीन देश निकले, जैसे कि पहला था यूक्रेन, दूसरा था बेलारूस और तीसरा था रूस, ठीक है। तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीन देश थे, ठीक। तो उस समय पे 1991 में जब ये बंटवारा हुआ था, तब यूक्रेन के पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो विश्व का तीसरा ऐसा देश था जिसके पास सबसे बड़ी महाशक्ति, सबसे बड़ा हथियार था। वो चाहे तो किसी को भी नष्ट कर सकता था। इतने सारे टैंकर्स, इतने सारे हथियार, इतने सारे बारूद, गोला सब भरे हुए थे। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ जो यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है। तो 1994 में एक एनपीटी, एक संधि होती है जिसमें कि तीन देश शामिल होते हैं। पहला देश था यूक्रेन, दूसरा था रसिया, तीसरा थे इंग्लैंड। इन तीनों देश जब वहाँ पे शामिल होते हैं तो उनमें बात ये होती है कि जो यूक्रेन है वो एक छोटा सा देश है, तो इतनी बड़ी हथियारों का क्या करेगा, इसके लिए कोई भी उस हथियारों का कोई यूज़ नहीं है, ऐसा उसे बताया गया। और उस संधि के मुताबिक उसको ये समझा दिया गया कि तुम इस हथियारों का क्या करोगे इन द फ्यूचर के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, इस हथियारों को आप या तो डिस्ट्रॉय कर दो या फिर आप किसी और को दे दो, राइट। बट अगर आपको इन द फ्यूचर कोई इशू आता है, तो अगर कोई दिक्कत होती है या फिर किसी तरीके की सहायता पड़ता है, तो इंग्लैंड और आपके साथ जो रसिया है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, राइट। बट आज जब उसकी ज़रूरत है तो वैसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। रसिया कहता है हमारे साइड आओ, अदरवाइज मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वॉर स्टार्ट करूंगा। और आज जब नाटो के साइड में जाओगे तो नाटो अपनी तरफ से वो करेगा, राइट। परंतु 1994 में जो एनपीटी का जो संधि हुआ था, उसके मुताबिक सिंपल सा ये कहा गया था उस संधि में कि आप अपने सारे हथियार को या तो डिस्ट्रॉय कर दो या फिर किसी देश को दे दो। तो उसने उस समय पे सारे हथियार को, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रसिया को दिए, एंड साथ ही साथ जो बाकी के जो हथियार थे उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उसकी बातों में आ गया और उसके ऊपर संधि के ऊपर समझौता किया, जो कि एक एनपीटी संधि थी। परंतु वो ये नहीं जान पाया कि वो फ़ायदा कभी और उठाया जाएगा, जिसका फ़ायदा वो आज ले रहे हैं 2022 में, 24 साल बाद। उस 24 साल के बाद जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे करी थी उसके साथ, वो आज उसका ही फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई साहब जो चीज़ वहाँ पे था ही नहीं, जो इस समय में यूक्रेन बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, बड़े हथियारों के साथ तीसरी विश्व की महाशक्ति थी, परंतु आज उसके पास ऐसी कुछ भी नहीं है जिससे कि उसको हथियार से मांगने पड़ रहे हैं। अब उनको सहायता चाहिए क्योंकि वो चीज़ें उसकी बातों में आ चुका था, इसलिए सारी चीज़ें हुई। परंतु यूक्रेन एक ऐसा देश है, यूक्रेन उसी में से निकला है जो सोवियत संघ है। तो यूक्रेन रूस का ऑलरेडी पार्ट था, और अभी भी बहुत सारे इलाकों पे यूक्रेन के सिर्फ रसिया का ही राज है। अगर देखो रसिया में यूक्रेन शामिल होता है तो जो अमेरिका है वो उसके ऊपर सैंक्शंस कर देगा, मतलब एक पाबंदी लगाएगा, नॉर्मल अगर हिंदी भाषा में कहे तो एक पाबंदी लगाएगा, जिससे कि वो किसी को जो एक्सपोर्ट जो बिजनेस है वो नहीं कर पाएगा। लाइक वहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है, दूसरा मेटल टेक्सटाइल का, जो कि मेटल और टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एंड साथ ही साथ जो उसका जो प्रॉफिट है, एंड उसके पास जो ऑयल का जो बिजनेस है वो नहीं बढ़े, मतलब आप वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर ये दोनों बिजनेस एक्सपोर्ट नहीं होते हैं सारी कंट्रीज़ में, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों यूक्रेन और उसके सोवियत संघ पे जैसी इसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो
जब इन दोनों चीज़ों पे अगर पाबंदी लगती है तो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा तेल का दाम बढ़ेगा। जैसे कि अभी $100 क्रॉस हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अगर $100 जो क्रॉस हो चुका है, अगर वहाँ पे दिक्कत आएगी तो डोमेस्टिक लेवल पे हर किसी कंट्री में तेल के दाम बढ़ेंगे, खास करके इंडिया में बढ़ेंगे। बट अभी जो नई कंडीशंस आई है इंडिया में वो ये है कि कहना तो ये है गवर्नमेंट का, जो अभी 4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, जैसा कि आप रीड करेंगे तो वो ये था कि दिल्ली में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। जो टैक्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं इसके मुताबिक चलता रहेगा। अब आई डोंट नो कि इस चुनाव की वजह से हुआ है या फिर कुछ और, बट लेकिन यस, जब इंटरनेशनल मार्केट में ये तेल ऊपर के भाव पे मिलेगा तो हम इन डोमेस्टिक मार्केट में हम उसको ऊपर के भाव वो हम कम रेटों में कैसे दे सकते हैं। माना टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, बट लेकिन जब 100 बैरल का जो बैरल $76-78 में पड़ रहा था वो $100 से ऊपर का पड़ रहा है एक बैरल, तो आप समझ सकते हो कि पैसा कितना भी टैक्स काटने के बाद भी पर बंदे के हिसाब से सीधा प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं बढ़ेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से तो अगर कर नहीं लिया जा रहा तो कहीं ना कहीं और से लिया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाएगा। ये इकोनॉमिक्स की है कि प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि जो हम किसी वस्तु को परचेस करते हैं और हमसे जो कर लिया जाता है या फिर हम जैसे काम करते हैं उसमें से जो हमारे हिसाब से टैक्स लिया जाता है, हमसे जो हम टैक्स पे करते हैं उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो हमारे द्वारा तो लिया जाता है, हमारे द्वारा मतलब जैसे कि अगर हम किसी एक दुकानदार है, उसने उस माल को परचेस किया है बट लेकिन उसके द्वारा हमें से GST लिया गया, उस कर को वो ना पे करके वो हमसे उसने कर को वसूल लिया, उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मतलब नॉर्मल सी भाषा में दूसरे व्यक्ति द्वारा हमसे जो कर लिया जाता है वो अप्रत्यक्ष है, और सरकार जब सीधा हमसे कर लेती है वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो कुछ भी बड़ा वो नहीं होता, नॉर्मल सा फंडा इकोनॉमिक्स का अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, ठीक है, तो नॉर्मल सा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट में ये चीज़ें बढ़ेंगी तो शेयर में देखो, अब इससे सीधा सीधा स्टॉक में जो फंडा है ये है इस वीडियो बनाने का कि देखो जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का दाम बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि जब पूर्ति बराबर नहीं होगी तो मांग बढ़ेगी, ठीक है। मांग बढ़ रही है, पूर्ति नहीं है तो कीमत का दाम बढ़ जाएगा। अगर मान लो, अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो अगर 10 किलो टमाटर है एक किसी आदमी के पास, जो विक्रेता है उसके पास 10 किलो टमाटर है और उसको 100 बंदों को देने हैं और अभी सारे को 1-1 किलो टमाटर खरीदना है, राइट। एंड वहाँ पे ये होता है कि जो टमाटर जो है 10 किलो है और हर किसी को 1-1 किलो चाहिए और 100 जो क्रेता है वो 100 है, मतलब खरीदने वाला 100 है और बेचने वाले के पास सिर्फ 10 किलो टमाटर है। तो वैसा क्या करेगा कि 100 बंदों को वहाँ पे चीज़ें पूरी पूर्ति हो जाए। तो बंदा जो अगर 50 रुपये किलो टमाटर बेच रहा है, अब उसके बाद 10 ही किलो टमाटर है, तो वो उस प्राइस को 100 रुपये कर देगा। यानी कि जो व्यक्ति, जो मिडिल क्लास का बंदा है, जो 100 लोग थे जिन्होंने अब उसको 2 किलो पर 1 किलो जो टमाटर परचेस करना था वो उसको आधा किलो परचेस करेगा, और जिसको आधा किलो परचेस करना था वो 250 ग्राम परचेस करेगा, जिससे कि जो मार्केट का जो चक्रव्यूह वो घूमेगा और वहाँ पे कीमत बढ़ जाएगी, मांग बराबर हो जाएगी। पूर्ति कम है, अगर पूर्ति कम है तो मांग को बराबर करने के लिए कीमत को बढ़ाना पड़ेगा और 150 रुपये की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो बैरल का दाम है, मतलब 100 रुपये की अगर मान लो 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो आपका जो दाम है वो 120 रुपये हो जाएगा, जिससे कि आपका जो एग्जाम्पल मान के चल रहा है, ऐसा मत मानना 100 रुपये का पेट्रोल 120 रुपये होगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी टैक्स के हिसाब से होगा वो डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा जब कीमत बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है शेयर का दाम बढ़ेगा। तो जितने भी ऑयल्स के सेक्टर के शेयर हैं, BPCL, HPCL, चेन्नई सेंट्रल और तुम्हारा ONGC, ये सारे के सारे शेयर ऊपर जाएंगे। और पहले तो रिलायंस वैसे भी ऊपर है तो ऑलरेडी वो ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये मार्केट का जो है देखो गाइस कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। UNO बना इसलिए था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तो सिंपल सी बात है कि बहुत कम आसार हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है। इसमें जो भी होगा इसमें ही होगा। और टेक्सटाइल का बिजनेस जब शॉर्ट होगा तो हिंडाल्को जैसी कंपनी जो है वो ऊपर जाएगी, तो आप उसको खरीद सकते हैं, टेक्सटाइल के जितने बिजनेस है। क्योंकि देखो आने वाले टाइम पे हाउसिंग सेक्टर चल रहा है अच्छे से, कोविड खत्म हो चुका है तो हाउसिंग सेक्टर बढ़ रहा है, गोदरेज का कंज्यूमर है वो खरीदो। हाउसिंग सेक्टर में जितने भी चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे बिल्डिंगों का निर्माण होगा, टेक्सटाइल का बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। सर स्टील्स की कंपनियाँ वो बढ़ेंगी, बट स्टील में पैसा ना लगाओ तो बेटर है आपके लिए, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि टाइम के अनुसार अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से आज से 6 महीने जो अगर आप टाटा स्टील को बिजनेस का देखते तो 1000 रुपये 1400, दोबारा फिर 1000, अभी भी देखोगे तो 1000, 1100, 1200 चलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा इस जगह इन्वेस्ट करो जो आप जीवन लाइफ में करते हो। अगर आपने हिंदुस्तान लीवर पर लगाया, आपने साबुन यूज़ करना है, आपने चीज़ें खरीदनी हैं, सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, तेल, क्लोजअप, साबुन
उसके बाद टाटा टी, चाय से लेकर के सब कुछ, ताजमहल की चाय, सारी चीज़ें पीते हो ना, हिंदुस्तान लीवर, पैसा कभी नहीं आपका ख़त्म होगा। आप अगर रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसका जियो की सिम चला रहे हो, पहली बात गैस यूज़ करते हो, ऑयल यूज़ करते हो, इसके ऊपर है वो कंपनी, कभी ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। तो आप पहले क्लेरिफाई करो कि आप डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हो और क्या आप उस तरीके को देखो। जैसे कि अगर मान लो कि एक कॉलगेट की कंपनी है, वो कॉलगेट की कंपनी के दूसरे और भी वो आ जाएंगे मार्केट में, मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाएगी, बट मोनोपोस्टिक हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे पीवीआर है, अभी पीवीआर का एट ऑलमोस्ट 75% बिजनेस एक ऐसा है जिसकी मोनोपोली है अभी तक, राइट, पीवीआर का। बट टाइम टू टाइम वो जैसे बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे बिजनेस खत्म नहीं होगा, बट हाँ कंपटीशन बढ़ जाएंगी। तो ऐसे आप डिसाइड करो, पहले सर्च करो, अच्छे से एनालाइज करो, उसके बाद अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करो। बट हाँ अभी अच्छा टाइम है, जितना चाहो इन्वेस्ट करो। पहले कहता हूँ मैं कि अगर आपके पास 100% का अमाउंट है, आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो आप देखते रहिए। जैसे जैसे मार्केट गिरता जाता है 30% फर्स्ट 500 पॉइंट्स पे, फर्स्ट सेकंड जो डालना है आपको 30%, जैसे गिरा मार्केट देन 500 पॉइंट, जैसे मार्केट गिरा 30% आप इन्वेस्ट कर दो। जैसे आप 500 गिरा 30% इन्वेस्ट कर अमाउंट कर दो, बाकी 40% बचा। देखो कि मार्केट का सपोर्ट लेवल क्या था, वहाँ से मार्केट क्या रेसिस्टेंस के ऊपर जा रही है, लोअर अपर ट्रेंड सिखाएंगे अभी हम आपको, लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है शेयर का, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे अच्छे से। अभी चैनल स्टार्ट किया है, 3rd वीडियो है, अच्छे से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ और भूल गया हो, कोई दिक्कत आई हो वीडियो में, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके सवाल के जवाब भी लेके आऊँगा। और जैसे जैसे ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए उस तरीके से मैं लाइव भी आऊँगा, और कैसे हम सपोर्ट को काटते हैं ग्राफ में, कैसे हम रेसिस्टेंस को काटते हैं, सपोर्ट कैसे करता है, रेसिस्टेंस कैसे करता है, लोअर ट्रेंड कहाँ से चालू होता है, अपर ट्रेंड कैसे चलता है, और मार्केट में हम जब मार्केट जब फ्लैट जा रही हो तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बैंक निफ्टी को नापते हैं, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीज़ सिखाएंगे। अभी इंट्राडे क्या होता है, लोगों को इंट्राडे के बारे में नहीं पता कि इंट्राडे में पैसे कैसे कमाते हैं, इंट्राडे में करते क्या है, इंट्राडे में कौन से स्टॉक आते हैं, 5x का मार्जिन कैसे मिलता है, 10x का मार्जिन कौन से ब्रोकर के बाद मिलता है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छी मिलेगी। हमें जब अगर हमारा सब्सक्राइब बढ़ेगा, हम आपको पास लाइव आएंगे तो हम सारी अच्छी चीज़ें बता पाएंगे आपको। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे बने रहिए, ऐसे मचाते रहिए, जो भी है जहाँ भी रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।